Hello everyone and welcome to my channel. This is Ayush Anand and you are watching Ayush and Medico. हेलो एवरीवन, अगर आपका ट्रेड बीआरआईटी, बीएमएलटी, फिजियोथेरेपी, बीएससी नर्सिंग या इवन एमबीबीएस भी क्यों ना हो, आपको एनाटॉमी पढ़नी है फर्स्ट ईयर में। और फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी का लगभग सिलेबस सभी का सेम होता है। हो सकता है किसी में ज़्यादा डीप पढ़ना हो, ऑप्थोमेट्री में आई सेल को डीप पढ़ना है। तो इस तरीके से कुछ कुछ ऐसे होते हैं फैक्टर जो अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग ट्रेड में अलग हो सकता है, लेकिन जनरल एनाटॉमी तो सभी को पढ़ना है। तो मैं आयुष आनंद आपके सामने जनरल एनाटॉमी को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो मैं आप सिलेबस देख रहे हो, ये सिलेबस है बीआरआईटी का। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बॉर्न ऑफ ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में बताएंगे सबसे पहले, और ऐसे करके इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे अपने फर्दर आने वाले सारे वीडियोज़ में। तो पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बॉर्न ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिसमें अपर लिम्स, क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, इन सभी को लेकर के पहला पहला जो ये सभी को हम पढ़ाने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में प्रॉपर हम पहले बॉन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बॉन्स को पढ़ना, ह्यूमन बॉडी में बॉन्स को पहले पढ़ेंगे, बेसिक बातें, और फिर एडवांस फॉर्म में हम क्लेविकल को ख़त्म करेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बॉन्ड की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड का जो बॉन्ड के लिए जो टर्म यूज होता है वो ऑस्टियो टर्म होता है। जैसे हार्ट के लिए कार्डियक टर्म होता है, किडनी के लिए रीनल टर्म होता है यूज, उसी तरह बॉन्ड के लिए जो टर्म यूज होता है उसका नाम क्या है? ऑस्टियो। और बॉन्ड के स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, लॉजी लोगोज मैंने स्टडी होता है तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और अगर बॉन्ड में कोई इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोमाइलिटिस। ऑस्टियोमाइलिटिस जो होता है वो इन्फ्लामेशन को दिखाता है। देखो, जहाँ पे लास्ट में ITIS लगता है वो इन्फ्लामेशन के लिए रिजेंबल होता है। हेपेटाइटिस, दैट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑन लिवर। तो इस तरीके से ये हो गया। और अगर हम बात करें एडल्ट में बॉन्ड की संख्या 206 होती है, और एट द टाइम ऑफ बर्थ बॉन्ड की संख्या एबनॉर्मलिटी अबाउट 300 हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं बॉन्ड फ्यूज करना स्टार्ट कर जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल बोलते हैं, जो कॉक्सिल बॉन्ड होता है वर्टिब्रल कॉलम के सबसे लास्ट वाला कॉक्सी, वो 5 बॉन्ड के फ्यूजन से बनता है। तो इस तरीके से बॉन्ड क्या करते हैं ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं बॉन्ड फ्यूज करते जाते हैं। हिप बॉन्ड भी 3 बॉन्ड के फ्यूजन से बना होता था पहले। तो बॉन्ड के फ्यूजन्स के बाद, बॉन्ड के फ्यूजन के साथ इनके नंबर कम हो करके एडल्ट में 206 रह जाते हैं। बॉन्ड में अगर मैट्रिक्स की बात करें तो बॉन्ड में कोलाजन प्रोटीन होता है। हम सभी ने नीट की तैयारी करके आए हैं। अगर मोस्ट एबेंडेंट प्लांट प्रोटीन कहा जाता है तो वो बोलते हैं रूबिस्को, और मोस्ट एबेंडेंट एनिमल प्रोटीन के बारे में कोई पूछता है तो हम लोग कोलाजन के बारे में बोलते हैं। तो कोलाजन और रूबिस्को हम लोग को पहले याद है। तो यही मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन होता है जो बॉन्ड में भरा होता है, और उसके साथ साथ कैल्शियम्स भी मौजूद होते हैं। ये कैल्शियम हमारे बॉन्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कैल्शियम का लेवल हमारे बॉन्ड में बढ़ता चढ़ता रहता है इन डिपेंड्स ऑफ द हार्मोनल एक्टिविटी। पैराथार्मोन के बारे में आप लोग भी पढ़ चुके हैं, मैं टॉपिक से बहकना नहीं चाहता हूँ। फिर हम बात करते हैं आगे बॉन्ड में होने वाले कुछ एबनॉर्मलिटी, जैसे बॉन्ड कैंसर। ये जनरली नॉर्मल नहीं होता है बॉन्ड कैंसर, लेकिन एक्सट्रीम बहुत लो चांस है बॉन्ड कैंसर का, मतलब बहुत कम केस मिलता है। तो एक बॉन्ड में होने वाला ये डिजीज है बॉन्ड कैंसर। ऑस्टियोपीनिया, ठीक है, बॉन्ड का कमज़ोर होना। ऑस्टियोपोरोसिस, बॉन्ड में पोर हो जाना, छेद टाइप का हो जाना। रिकेट्स, जो रिकेट्स विटामिन डी के कमी के कारण होता है। रिकेट्स हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। विटामिन डी के कमी से क्या होता है, विटामिन डी क्या करता है, वो कैल्शियम आयंस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और अगर विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम कम होगा, और अगर कैल्शियम कम होगा तो बॉन्ड में कैल्शियम लेवल कम होगा, तो मेरा बॉन्ड कमजोर होगा, तो हो गया ना रिकेट्स। उसके बाद एक खास पर फेमस डिजीज है जिसका नाम है पैगेट्स डिजीज, बॉन्ड में होने वाला। इसमें भी बॉन्ड कम ही बनता है। तो इस तरीके से मेरा जो बेसिक ये वाला बात है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, कोलाजन प्रोटीन। और बॉन्ड के कुछ फंक्शंस की बात करें, बॉन्ड एक बात, ये जो बॉन्ड जो है हमारा ना, वो बॉन्ड एक तरह का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू भी है ना। जो कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं तो बॉन्ड तो कनेक्टिव टिश्यू ही होता है ना। चलो आइए इसके फंक्शन पे बात करते हैं। फंक्शन जो होता है, सबसे पहले बॉन्ड हमारा फ्रेमवर्क देता है, हमारा स्केलेटन। हम
जो हमारा एक ढांचा होता है, वो फ्रेमवर्क जो होता है, वो बॉन ही हमको प्रोवाइड करता है। और ये मसल से अटैच रहता है। और आप मसल का नाम बताओ, किस मसल से अटैच रहता है? ये स्केलेटल मसल से यानी जो मसल बॉन से अटैच रहता है उसका नाम है स्केलेटल मसल। और ये ऑर्गन के प्रोटेक्शन में भी काम करता है। जैसे क्रेनियम एक बॉन से घिरा हुआ है, वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। रिब केज हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे आई थिंक हमारे लीवर को भी प्रोटेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। तो ये ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करता है, जो वाइटल्स ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये हेमेटोपोइसिस में भी काम करता है। हेमेटोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में भी करता है वो, चाहे एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी का फॉर्मेशन हो, ल्यूकोपोइसिस डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन हो, या थ्रोम्बोपोइसिस आई थिंक जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो। तो ये फॉर्मेशन में भी, ब्लड के फॉर्मेशन में भी जो मेन काम जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो बॉन ही करता है हमारा। और मिनरल स्टोरेज का भी काम करता है। जैसे कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रख देना, अगर ब्लड में कैल्शियम को चाहिए। आप ये दो टर्म तो सुने ही हो अक्सर, हाइपर कैल्सीमिया एंड द हाइपोकैल्सीमिया। अगर कैल्शियम चाहिए तो बॉन से आ जाएगा इसमें, अगर हाइपो कंडीशन हो तो हाइपोकैल्सीमिया हो तो कैल्शियम बॉन से, कैल्शियम किस में आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा। अगर ज़्यादा है तो उसमें चला जाएगा। दैट इज़ द हार्मोनल एक्टिविटी के कारण ऐसे ऐसे काम होते रहते हैं हमारे बॉन में। तो ये था हमारा कुछ बॉन का फंक्शन, जो बेसिक बातें थी। अब हम आपको डिवाइड करने जा रहे हैं हमारे 206 हड्डियों के। 206 हड्डी जो रहता है उसको हम कैसे पढ़ते हैं, ये बेसिक बातें हैं, सबको आता होगा कि 206 हड्डी में एक्सियल और एपेंडिकुलर के तौर पे बांटते हैं। एक्सियल वाला पार्ट ये जो हो गया, ये एक्सियल पार्ट हो गया जो यहाँ से इस तरीके से होता है, और एपेंडिकुलर इसके हाथ पाँव ये सभी। तो ये हो गया आपका एपेंडिकुलर। तो यहाँ से यहाँ जो एक्सियल पार्ट होता है उसमें 80 हड्डी होते हैं, और एपेंडिकुलर वाले पार्ट में 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। जो एक्सियल वाला पार्ट होता है उसमें स्कल्स, वर्टिब्रे, स्टेरेनम और रिब्स के तौर पे बांटते हैं। स्कल्स की 29 हड्डियाँ, वर्टिब्रल के 26, स्टेरेनम के 1 और रिब्स के 12, यानी 12 पेयर, यानी 12 हड्डियाँ मिल करके 80 हड्डियाँ का एक्सियल हमारा तैयार होता है। अगर हम स्कल की बात करें तो स्कल में 29 हड्डियाँ जो होते हैं उनमें क्रेनियम, फेसियल, ईयर ऑसिकल्स और हाइवाइड बोन। क्रेनियम के 8 हड्डी होते हैं। इसमें हम डिटेल आपको पढ़ाने वाले हैं आगे, इसलिए इसका नाम नहीं लिखे। जैसे कि आपको क्रेनियम के 8 हड्डी के बारे में पता ही होगा। जैसे आप बोल सकते हैं फ्रंटल, पैराइटल, इथेमॉइड, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ये सभी क्रेनियम के बॉन हो गए। फेसियल के भी बॉन को भी आप जानते ही होंगे, जैसे लेक्राइमर, पैलेटाइन, वोमर, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, इन्फेरियर कॉन्कई और नेजल, ये सभी जो आप बॉन हैं ये फेसियल्स के होते हैं। ईयर ऑसिकल्स के भी आप 3 बॉन को पढ़ें, एमाइस, मिस, मैलस, इनकस, स्टेप्स। जो सबसे छोटी हड्डियाँ होती है वो स्टेप्स, और जो सबसे बड़ी हड्डियाँ होती है उसका नाम फीमर आगे है। और एक हाइवाइड बॉन होता है जो कंठ के पास होता है, गले के पास होता है। ये ऐसा बॉन होता है जो किसी से दूसरे बॉन्स की सहायता से नहीं जुड़ता है। तो ये सारा स्कल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वर्टिब्रे, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। वर्टिब्रे कितने होते हैं? वर्टिब्रे जो होते हैं उसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, जैसा कि पढ़े हैं। जैसे सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सियल। तो ये सारे बॉन जो होते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम को डिवाइडेड करते हैं। जो 26 जो होता है वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, सैक्रल और कॉक्सियल ऐसे होता है ना। C7, T12, L5, C1, S1, और ये दोनों अपने अपने इससे होते हैं। और उसके बाद स्टेरनम खंजर के शेप का होता है, जो हमारे चेस्ट के बीच में होता है स्टेरनम। इस स्टेरनम से रिब्स निकलते हैं। यहाँ पे जो रिब्स है ये स्टेरनम से ही निकलते हैं। रिब्स में भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब और फ्लोटिंग रिब्स। जो 1 से 7 पेयर होता है वो ट्रू रिब्स होता है, क्योंकि स्टेरनम से जुड़ा होता है। दूसरा रिब्स होता है फ्लोटिंग, जो फॉल्स रिब्स होता है वो क्या होता है, वो 8वां 9वां 10वां, वो डायरेक्ट स्टेरनम से नहीं बल्कि दूसरे रिब से जुड़े होते हैं, इसको फॉल्स रिब कहते हैं। और 11वां और 12वां जो रिब्स होता है, पेयर होता है, 11वां 12वां पेयर जो होता है वो अकेले रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। वो किसी से कनेक्टेड नहीं होता है। तो ये तरीके से हम रिब्स को डिवाइडेड कर लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम एपेंडिकुलर की बात करें तो एपेंडिकुलर की 126 हड्डियाँ, जिनको हम बांटेंगे लिम्स और गर्डल सिस्टम में। लिम्स जो हो गया वो 2 तरीके का होगा, एक अपर लिम्स और एक लोअर लिम्स। अपर लिम्स को हम फोर लिम्स भी कहते हैं, और लोअर लिम्स को हम क्या कहते हैं, हाइंड लिम्स भी कहते हैं।
अगर हम अपर लिम्स की बात करें, जो फोर लिम्स की बात करें, तो हाथ फोर लिम्स में कौन आएगा, हमारे हाथ हैं आएंगे। तो हमारे दो हाथ होते हैं और पर एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती है। कैसे? हाथ में अगर बात करें तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजर्स। जो बाहाँ की हड्डियाँ होती है वो हो गए ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना हमारे यहाँ एंकल से ऊपर तक के पार्ट वाला, कार्पल जहाँ पे हम लोग वॉच पहनते हैं दैट इज़ द कार्पल, मेटाकार्पल यहाँ पे थोड़ा हाथ के पास, और फैलेंजर्स हमारी हाथ की उंगलियाँ। ठीक है, तो फैलेंजेस। ठीक है, तो ये हमारे 14 हड्डियाँ जो होती है, इन सभी से मिलकर के 30 हड्डियाँ का एक हाथ का सेट, दोनों हाथ में 30-30 60 हड्डियाँ। और इसी तरह पाँव में भी होता है, जिसको हाइंड लिम्स में कहते हैं। पैर की हड्डियाँ जो सबसे बड़ी हड्डियाँ होती हैं, जिसको फीमर कहते हैं, टिबिया फिबुला नीचे। ठीक है, उसके बाद पटेला। पटेला जो होता है वो हमारे घुटने की हड्डियाँ हो गई। टार्सल, देखो टार्सल एंकल के पास, जो हमारा कार्पल था यहाँ पे रिस्ट के पास, वही टार्सल है हमारे एंकल के पास। मेटाटार्सल और फैलेंजस जो होते हैं, ये 5 और 14। यहाँ पे एक चेंजेज है ना, यहाँ पटेला आ जाने के कारण ना टार्सल, कार्पल जो यहाँ 8 था वो टार्सल यहाँ 7 हो गए, क्योंकि एक पटेला आ गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 30 हड्डियाँ और दोनों पाँव मिला के 30-30 60 हड्डियाँ का मेरा समूह बनता है लोअर लिम्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब गर्डल सिस्टम की, गर्डल सिस्टम में भी 6 हड्डियाँ होती हैं टोटल। देखो दो तरीके का होता है, एक शोल्डर वाला, एक हिप वाला। शोल्डर वाले को पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल कहते हैं, हिप वाले पॉइंट को। पेक्टोरल गर्डल में 2 पार्ट होता है, क्लेविकल और स्कैपुला, और पेल्विक गर्डल में हिप बोन होता है। आज का मेरा जो टॉपिक है ना वो क्लेविकल्स के बारे में है, जिसमें दोनों शोल्डर पे एक एक क्लेविकल्स और एक एक स्कैपुला होगा। तो 2 2 4 इधर हो गया शोल्डर वाले पोजीशन पे, और पेल्विक गर्डल पर 2 गर्ड होगा दोनों साइड पे, हिप के पास। तो यहाँ पे हिप बोन पढ़ने वाले हैं गर्डल सिस्टम के अंतर्गत। तो आज हम लोग सर्वाइकल क्लेविकल पढ़ने वाले हैं इस गर्डल सिस्टम में। तो अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं आपको। अब हम बात करने वाले हैं कि बोन के कुछ इंटरनल स्टडी करने वाले हैं, कि बोन जो होता है वो इंटरनली कैसा होता है, ताकि आप अच्छे से आने वाले टॉपिक पे समझ सकें। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। एक टॉपिक छोड़ रहे हैं, रिमॉडलिंग ऑफ बोन। तो इंटरनल स्ट्रक्चर से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है रिमॉडलिंग ऑफ बोन, इसको पूरा कर लेते हैं। आइए पहले देखते हैं कि गूगल मैम क्या कहती है रिमॉडलिंग ऑफ बोन के बारे में। हड्डी रिमॉडलिंग बदलती यांत्रिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हड्डी की वास्तुकला को समायोजित करने का काम करती है, और यह पुरानी हड्डी के संचय को रोकने के लिए हड्डी मैट्रिक्स में माइक्रो डैमेज की मरम्मत में मदद करती है। ये प्लाज्मा कैल्शियम होम्योस्टेसिस को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो नहीं आया समझ, कोई बात नहीं। देखो जैसे रीमॉडलिंग के बारे में होता है ना, रीमॉडलिंग री टर्म किसी चीज़ को मतलब रिपीटेशन में काम करता है। मॉडलिंग ऑफ बोन, ये क्या होता है ना कि रिमूवल ऑफ ओल्ड बोन टिश्यू, जो पुराने बोन टिश्यू होते हैं उनको रिमूव करना और फॉर्मेशन करना न्यू बोन टिश्यू या मैट्रिक्स का, इसी को हम क्या कहते हैं, रीमॉडलिंग ऑफ बोन कहते हैं। आफ्टर द फ्रैक्चर, अगर कहीं भी आपको फ्रैक्चर होता है, कहीं भी फ्रैक्चर होता है, तो फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन जो होता है, बोन का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। मान लो कहीं फ्रैक्चर हो गया तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का जो टिश्यू था वो क्या हो गया था, डैमेज हो गया था, बोन टिश्यू डैमेज हो गया। तो इसको रिमूव करना और नए चीज़ का नए टिश्यू का फॉर्मेशन जो होता है वो कहलाता है रिमॉडलिंग। अब देखो कभी कभी फ्रैक्चर भी नहीं होगा, कभी कभी क्या होगा, ऑल्ड भी होगा, मतलब जो पुराना है ना वो भी रहेगा। यहाँ पे जो ऑल्ड मैच्योर बोन टिश्यू है उसको रिमूव करना भी क्या कहलाता है, रिमॉडलिंग कहलाता है। और जो ये रिमूव करने वाला काम करता है वो कौन करता है, देखो बोन की जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे ना, माइक्रो स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, तो बोन में हमको क्या देखने को मिलेगा कि 2 तरह के सेल होते हैं। एक होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, और एक होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट। तो 2 तरह के सेल हो गए, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल होता है, ये वाला जो सेल होता है ऑस्टियोक्लास्ट, ये क्या करता है, ये काम कर देता है कि रिमूव करने का काम करता है, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ ओल्ड बोन टिश्यू। जो पुराने बोन टिश्यू होते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। और जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन टिश्यू, यानी एक रिमूव करने का काम करता है और एक बनाने का काम करता है। ठीक है, और लास्ट में गूगल मैम क्या कह रही थी कि ये कैल्शियम प्लाज्मा लेवल को भी मेंटेन करने का काम करता है। बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है कैल्शियम आयंस जब
बॉडी में एक्सेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है कैल्शियम आयन, तो उनको उनका एब्जॉर्प्शन होता है बॉन में स्टोर होता है। तो अगर मान के चलो जो बॉन ओल्ड हो गए, मैच्योर हो गए, उनमें क्या हो गया, जब इनको ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, उनको रिमूव करता है। जैसे उसको रिमूव करता है, ऑस्टियोक्लास्ट काम करता है, तो जो स्टोरेज वाले थे वो रिमूव होकर के प्लाज्मा में आ गए, आते हैं ना। तो अब देखो 3 हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए। एक तो पीटीएच पैराथार्मोन, एक होता है कैल्सीटोनिन, और एक हार्मोन्स का क्या नाम होता है, और एक होता है विटामिन डी, मतलब हार्मोन नहीं है, विटामिन डी। ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैल्शियम को मेंटेन करने का काम करते हैं। जो पीटीएच होता है, पैराथार्मोन जो होता है, वो क्या करता है, वो हाइपर कैल्सीमिया करता है, यानी ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। और कैल्सीटोनिन क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को कम करता है। कैसे कम करेगा, एक्सेस कैल्शियम को लेकर के कहाँ पे छोड़ देगा, एक्सेस कैल्शियम को लेता है और वो ब्लड बॉन में जा कर के डिपॉजिट कर देता है। तो ये जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है ना, वो ऑस्टियोक्लास्ट के वर्क को अपोज करने का भी काम करता है। पूछो कैसे। ऑस्टियोक्लास्ट का क्या काम था, ऑस्टियोक्लास्ट का काम था कि रिमूव करना है ओल्ड बॉन टिश्यू को। ओल्ड बॉन टिश्यू अगर रिमूव होगा, ओल्ड बॉन के टिश्यू के रिमूव होने से क्या होगा कि ऑस्टियोक्लास्ट रिमूव करेगा, तो जो स्टोरेज है कैल्शियम के लेवल को वो कम कर दे, वो मतलब वो आ जाएगा ब्लड में। रिमूव होगा तो वहाँ पे जो स्टोरेज कैल्शियम था वो तो ब्लड में डिपोजिशन होने लग जाएगा, और ब्लड में डिपोजिशन होने लगेगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन कैल्सीटोनिन तो ये चाहता नहीं है, चाहता है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या रहे, कम रहे, हाइपोकैल्सेमिक कंडीशन रहे। तो इस तरीके से ये काम करता है। नए बॉन्ड टिश्यू का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे डिपोजिशन होगा। तो इस तरीके से रिमॉडलिंग भी एक तरह में कैल्शियम के लेवल को प्लाज्मा कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। न्यू तरीके का अगर कैल्शियम ये बॉन्ड टिश्यू बनेगा तो वहाँ पे डिपोजिशन होगा कैल्शियम का, तो एक तरह से मेंटेन भी होगा। तो रिमॉडलिंग का इनडायरेक्टली आप देख रहे हैं कि कैल्शियम प्लाज्मा लेवल को भी मेंटेन करने में काम कर रहा है। तो अब हम बात कर रहे हैं स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ना, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में कैसे होता है, जो स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड की करते हैं, तो जहाँ पे जो बॉन्ड को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, दिस बॉन्ड इज़ लॉन्ग बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ले रहे हैं हम लोग, लॉन्ग बॉन्ड को ले रहे हैं। जब भी बॉन्ड की बात करेंगे तो 2 पार्ट आएगा हमको, एपीफाइसिस और डायाफाइसिस। जो लास्ट वाला जो होता है ना, इस वाले पार्ट को कहते हैं हम एपीफाइसिस, एपीफाइसिस। और इधर भी जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसी को कहते हैं हम क्या, एपीफाइसिस। और जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं डायाफाइसिस, डायाफाइसिस। तो बॉन्ड को कितने पार्ट में बांटते हैं, 2 पार्ट में, एपीफाइसिस और डायाफाइसिस। दोनों ऊपर जो छोर होता है उसको हम कहते हैं एपीफाइसिस, और जो बीच में होता है उसको कहते हैं डायाफाइसिस। एपीफाइसिस वाले रीजन पे क्या होता है, रेड बॉन मैरो होता है। क्या होता है, रेड बॉन सेल, जो जिसको कहते हैं, या रेड बॉन मैरो भी कहते हैं, रेड बॉन मैरो। और जो डायाफाइसिस होता है इसके पास क्या होता है, येलो बॉन मैरो होता है। क्या होता है, येलो बॉन मैरो, ठीक है। और फिर इधर ही भी हो जाएगा क्या, रेड बॉन मैरो। जो रेड बॉन मैरो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है ये क्या कहते हैं, ब्लड फॉर्मेशन जो होता है, एरिथ्रोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस, हेमेटोपोएसिस के में काम करता है, ठीक है। जो कौन, एपीफाइसिस के रेड बॉन सेल्स जो होते हैं वही ब्लड का निर्माण करते हैं, प्लेटलेट्स का निर्माण करते हैं, डब्ल्यूबीसी के निर्माण में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर किसी भी चीज़ का आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, पेरिटर्म कहते हैं। जैसे पेरिकार्डियम, हार्ट के बाहर का, उसी तरह यहाँ पे जो बॉन है उसके बाहरी के लेयर को हम कहते हैं पेरी, और कार्डियम टर्म यूज करते थे हार्ट के लिए, यहाँ पे क्या टर्म यूज करेंगे, ऑस्टियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म होगा पेरी ऑस्टियम, बाहर के कवरिंग को पेरी ऑस्टियम, और अंदर के कवरिंग को इंडो ऑस्टियम। क्या कहेंगे, इंडो, OESTEUM, ऑस्टियम। तो बाहर के कवरिंग को पेरी ऑस्टियम और अंदर के कवरिंग को इंडो ऑस्टियम कहते हैं, ठीक है। और जैसे कॉर्टेक्स एंड मेडुला होता था ना, जो बाहर का जो एरिया होता था कॉर्टेक्स, और अंदर के एरिया को क्या कहते थे, मेडुला। तो यहाँ पे जो दिखता है ना, अंदर का जो कैविटी दिखता है उसको हम कहते हैं मेडुलरी कैविटी। क्या कहते हैं, मेडुलरी कैविटी। इसका एक नाम से जाना जाता है, मेडुलरी कैविटी के नाम से इसको जानते हैं।
और यहाँ पे कुछ कुछ एक ईपीफिशियल लाइंस होता है। जब बॉन्ड का ग्रोथ होता है ना, तो यही ईपीफिशियल लाइंस के थ्रू होता है। ईपीफिशियल लाइंस जो होता है, जो ईपीफिशियल प्लेट्स में डिवाइड कर जाते हैं, डिवाइड करते 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 इसका किसी का हाइट बढ़ता है। तो यहाँ पे एक जो लाइंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ईपीफैसियल प्लेट कहते हैं, जो जिसके डिवीजन से बॉन्ड जो होता है वो आगे ग्रो करता है। उसके बाद बॉन्ड का जो यहाँ पे छोर होता है, जो फ्रिक्शन से अगर बॉन्ड अगर मूव करे तो यहाँ पे खास प्रकार के कार्टिलेज पाए जाते हैं, जिसका नाम होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्या होता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसका ये जो होता है वो हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है, हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है, जो यहाँ पे क्या करता है, जो फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है। यहाँ पे कार्टिलेजनस चीज़ होता है जो आपको फ्रिक्शन से मूव करने से रोकता है। तो ये थोड़ा कुछ इंटरनल स्टडी के बारे में कर लिए। बाहर के कवरिंग को पेरिओस्टियम, अंदर के कवरिंग को एंडोस्टियम, बीच में मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी कैविटी, दोनों छोर को इपीमाइसियम जहाँ पे होता है रेड बोन मैरो, और यहाँ पे होता है येलो बोन मैरो, और इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इपीफाइसिस। यहाँ पे भी येलो बोन मैरो होता है, और जो यहाँ पे बचाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, जो फ्रिक्शन उक्शन से बचाता है दो बॉन्ड के आपस में। क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। बॉन्ड को ना अलग अलग कैटेगराइज में टाइप किया गया है। अब देखो, पढ़ाई तो लिमिटेड नहीं है ना, बहुत ज़्यादा स्टडी है। ऐसा थोड़ा ना है क्या कि ऐसे ही जो हम 5 टाइप्स बांट दिए यही होगा। अलग अलग बुक में बहुत सारे हैं, पर जनरली एवरेज टाइप्स जो बॉन्ड को डिवाइड किया गया है वो ये है: लॉन्ग बॉन्ड, इरेगुलर बॉन्ड, फ्लैट बॉन्ड, शॉर्ट बॉन्ड एंड सेसमोइड बॉन्ड, और एक और बॉन्ड होता है सूचर बॉन्ड। ये सारे तरह के 6 टाइप्स के हम बॉन्ड को पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने का एग्जाम्पल बस थोड़ा देखेंगे। अगर हम सबसे पहले लॉन्ग बॉन्ड के बारे में बात करें, तो लॉन्ग बॉन्ड कैसा बॉन्ड होगा, जो क्या कहते हैं, जो लॉन्गर ज़्यादा हो, लंबा ज़्यादा हो, और वाइड कम हो। यानी लॉन्गर ज़्यादा हो, लंबाई हो जिस बॉन्ड का, अरे नाम से ही देखो ना, लॉन्ग बॉन्ड तो वाइड नहीं होगा ना। तो कहाँ पे होगा, हमारे जो हाथ पैर है, फोर लिम, हाइंड लिम, उस सब में होगा। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिबुला, फीमर, ये सभी क्या है, लॉन्ग बॉन्ड का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। दूसरा अब हम बात करते हैं इरेगुलर बॉन्ड का। तो लॉन्ग बॉन्ड के बारे में पढ़ लिए, क्या पढ़े कि उसका लेंथ ज़्यादा होगा, और साइज जो होता है यानी उसका जो वाइडनेस होता है, चौड़ापन जो होता है वो कम होगा, वो लंबा ज़्यादा होगा। फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला, रेडियस, अल्ना, ये सारे लॉन्ग बॉन्ड के एग्जांपल हैं। दूसरा इरेगुलर बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, जो प्रॉपर शेप एंड साइज का नहीं होता है, कोई साइज नहीं होता है, इरेगुलर शेप का होता है। और ये क्या करता है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम, जैसे आपको दिखता है वर्टिब्रल कॉलम अगर आपको तैयारी की है नीट का, तो आप कहीं ना कहीं एटलस के बारे में एटलीस्ट पढ़े हैं, उसका शेप के बारे में। ठीक है। तो एटलस, क्योंकि वहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से जो पास करता है, क्या पास करता है, क्रेनियम जो पास करता है, तो वहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ को देखे होंगे कि उसका शेप एंड साइज अलग अलग वर्टिब्रा का अलग अलग होता था। तो ऐसे ही रेगुलर शेप वाला होता है। स्कल में फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, ये सभी अलग तरह का होता है। फ्लैट बॉन्ड जो होता है वो थिन एंड ब्रॉड होता है और प्रोटेक्शन करता है वाइटल ऑर्गन्स को, जो तीसरा मेरा बॉन्ड टाइप है फ्लैट बॉन्ड। जैसे स्टेरनम जो खंजर के शेप का होता है चेस्ट के पास, स्टेरनम, रिब्स, ये सभी वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। और फ्लैट बॉन्ड में फ्रंटल और जो स्कल बॉन्ड है वो भी एक तरह का फ्लैट बॉन्ड ही आता है। अब आता है कि शॉर्ट बॉन्ड क्या होता है, जिसका लेंथ और ब्रेथ वेट दोनों इक्वल हो, सेम साइज का हो। जैसे कार्पल, हाथ में जो वृष्ट कलाई के पास जो बॉन्ड होता है उसका नाम है कार्पल, और उस कार्पल का साइज में जो लेंथ और ब्रेथ होता है वो दोनों इक्वल होता है। तो ऐसे बॉन्ड को शॉर्ट बॉन्ड कहते हैं, और कार्पेल हो गया। एक होता है सेसेमोइड बॉन्ड, जो शेप लाइक सेसेम सीड। सेसेम सीड क्या होता है, हम लोग सबके घर पे होता है, जिसका नाम है तिल, काला तिल, वाइट तिल, तिल होता है ना, तिल, दैट इज़ द सेसेमोइड सीड। तो उस सेसेम सीड सीसेम सीड, तो सीसेम सीड जैसा होता है पटेला हमारा, तो इसलिए इस बॉन्ड का क्या नाम बना गया है, सीसेमोइड शेप, जैसा कि आप ये देख रहे हैं फोटो। हाँ, ये है पटेला का शेप, देखिए सीम की तरह दिख रहा है। नेक्स्ट आता है सूचर बॉन्ड। सूचर बॉन्ड स्मॉल होता है, फ्लैट होता है और इरेगुलर शेप का होता है, और जो स्कल है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। सूचर टर्म से स्कल तक शायद हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे। जो स्कल में जो फ्लैट बॉन्ड होता है उनके बीच में सूचर बॉन्ड पाया जाता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं बॉन्ड के जो आपको
बेसिक स्टडी में आप लोग ये सब कर लिए। एक चीज़ था बस यहीं पे बता देना चाहते हैं कि एक लॉन्ग बॉन्ड होता है तो एक जो शॉर्ट बॉन्ड होता है ना, उसमें डायाफाइसिस इपीफाइसिस डायाफाइसिस ऐसे अरेंज नहीं होता है, उसमें सिर्फ 2 फॉर्म होता है, इपीफाइसिस सिर्फ होता है, रेड बॉन्ड मैरो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें थी बॉन्ड को लेकर के। अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल अगर बॉन्ड को लेकर के होगा तो हम दे देंगे, लेकिन बेसिकली अब हम स्टार्ट करने जाएंगे। इतना हम लोग बेसिक स्टडी करने के बाद अब हम लोग अपने सिलेबस पे आएंगे और अपर लिम्ब के क्लेविकल को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्लेविकल के बारे में जानते हैं। तो हम क्लेविकल के बारे में बात करने वाले थे कि क्लेविकल एक पेक्टोरल गर्डल का पार्ट होता है। एक बॉन को पकड़े अपने सिलेबस में क्लेविकल। इसी तरह से आने वाले सारे बॉन्स का हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो क्लेविकल में क्या है, पेक्टोरल गर्डल का पार्ट होता है। अगर इसके जगह का बताएं कि कहाँ पे ये स्थित है, तो ये आपका स्टेरनम दिखता होगा आपको। ये आपको क्या दिखता है, स्टेरनम दिख रहा है आपको। ये स्टेरनम जो होता है खंजर के शेप का होता है, जो चेस्ट के बीच में होता है। उसी स्टेरनम से ये मेरा क्लेविकल बोन हो गया। जो क्लेविकल बोन का एक पार्ट, जो एक सिरा होता है क्लेविकल बोन का, वो स्टेरनम और रिब्स इसके ज्वाइंटली अटैच होता है। जो रिब्स, पहला रिब्स निकलता है ना 12 पेयर में स्टेरनम का, स्टेरनम से, तो पहले रिब्स और डायरेक्ट स्टेरनम से इस पॉइंट पे जुड़ा होता है। और जो उसका डिस्टल वाला जो दूसरा छोर होता है, वो ह्यूमरस से, जो हाथ वाली हड्डियाँ होती है उनके शोल्डर, यहाँ पे शोल्डर जॉइंट वाला जो होता है वहाँ से जुड़ा होता है हमारा ये क्लेविकल्स। क्लेविकल्स जो होता है इसको कॉलर बॉन भी कहते हैं, क्योंकि कॉलर के पास होता है उस शेप का। और इसको ब्यूटी बॉन भी कहते हैं। ब्यूटी बॉन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जो जिम करते हैं ना, जो जिम जाते हैं, वो इसी बॉन पे मेहनत करते हैं ताकि उनका अच्छा शेप दिखता है चेस्ट का और अच्छे तरीके से फिटनेस दिखता है। तो इसको हम ब्यूटी बॉन भी कहते हैं। खूबसूरती होती है एक जिम वालों की, तो इसको ब्यूटी बॉन भी कहते हैं, कॉलर बॉन भी कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम होता है क्लेविकल। तो आप लोग ये जाने कि ये कहाँ पाया जाता है, और पहले रिब से वो अटैच रहता है स्टेरनम से। अब आइए इसके आगे बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स को लेकर के। जो इसका ये वाला एंड होता है ना, इस वाले एंड को मीडियल एंड कहते हैं, और इस साइड वाले एंड को लैटरल एंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इधर वाले एंड को क्या कहते हैं, मीडियल एंड, और इधर जो जा रहा है उसको लैटरल एंड कहते हैं। जो लैटरल एंड होता है उसका फ्लैटेड होता है। कैसा होता है, लैटरल एंड फ्लैटेड होता है। फ्लैटेड होने का मतलब एकदम चिपटा टाइप का होता है। लैटरली साइड जाते जाते वो चिपटा जैसा होता है क्लेविकल, ठीक ना। और फ्लैटेड होने से क्या खास, फ्लैटेड होने का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई चीज़ फ्लैटेड होगा, प्लेट जैसा होगा, तो कुछ क्या होगा, सुपेरियर होगा, कुछ उसके नीचे वाला पार्ट इन्फेरियर होगा, सामने वाला पार्ट एंटेरियर होगा, पीछे वाला पार्ट पोस्टेरियर होगा। तो फ्लैटेड होने में बहुत कंडीशन आ गया कि ऊपर सुपेरियर, नीचे इन्फेरियर, आगे एंटेरियर, पीछे पोस्टेरियर। तो जो लेटरल साइड होता है, इधर जाते जाते ये क्या हो जाता है, फ्लैटेड हो जाता है। और जो मीडियल एंड होता है इस साइड स्टेरनम वाले एंड पे, वो कैसा होता है, लार्ज होता है एंड, और क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल का मतलब चार कोण, यानी समझ रहे हैं ऐसे करके, यानी ये क्या है ना कि क्वाड्रिलेटरल हो गया, यानी पहले इस साइड पे चार कोण जैसा था, इधर आते आते एकदम पतला फ्लैटेड टाइप का हो गया, एकदम फ्लैटेड। और यहाँ पे कैसा था, चार कोण जैसा। ये तो कुछ ऐसा नहीं है ना कि कोई प्रॉपर शेप में होगा, बॉन है तो अलग अलग शेप का होगा, मतलब शेप उसका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब मीडियल साइड पे आए थे तो हम लार्ज और क्वाड्रिलेटरल चार कोण टाइप का दिखा था। और जैसे जैसे हम लेटरल साइड पे गए, मीडियल से लेटरल साइड पे जाते गए, वो बॉन कैसा होता गया, फ्लैटेड होता गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ स्टेरनम से जुड़ा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार कोण जैसा था, और ऐसे 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 इधर आए तो ये कैसा हो गया, फ्लैटेड टाइप का हो गया लेटरल साइड पे। लेटरल साइड कैसा हो गया, फ्लैटेड हो गया। और जो मीडियल एंड था वो लार्ज था और क्वाड्रिलेटरल था। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, तो इससे आपको ये पता चल गया कि अब कोई बॉन्ड रख दिया जाएगा तो ऐसे करके आप ये बता देंगे कि ये लेफ़्ट साइड का है या ये राइट साइड का है। वो कैसे, अगर लेफ़्ट साइड का होगा, देखो लेफ़्ट साइड अगर इस बॉन्ड को ऐसे हमको दे दे सामने, तो इधर वाला पार्ट अगर आप देखेंगे, मीडियल वाला पार्ट अगर क्वाड्रिलेटरल है तो स्टेरनम इधर रहता है। तो आप सामने किसी पेशेंट के सामने के अकॉर्डिंग अगर रखेंगे तो ये वाला हो जाएगा, तो उसके राइट साइड पे हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा। सामने के अकॉर्डिंग अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो इसको इस साइड रख देंगे तो पता चल जाएगा ना कि ये लेफ़्ट साइड वाला है। तो बॉन्ड को देख करके भी पहचानने हमको आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो लॉन्ग बॉन होता है, मतलब ये जो क्लेविकल्स जो होता है वो भी एक तरह का लॉन्ग बॉन होता है। और वो लॉन्ग बोन होने का इसका मतलब नहीं कि पूरे लंबा होगा, वो स्लाइटली कर्व टाइप का होता है।
और कुछ इस तरीके का कर्व होता है कि मिडिल टू थर्ड, जो मिडिल वाला टू थर्ड होता है, यहाँ पे जो मिडिल टू थर्ड होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स होता है। और जो लेटरल साइड वाला जो होता है वो कॉनकेव होता है, वन थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे जो टू थर्ड पार्ट होता है इसका, यानी 2/3 पार्ट्स जो होता है मीडियल पार्ट वाला, वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स सामने से देख रहे हैं ना हम, इधर से पेशेंट, यहाँ से कोई देख रहा है इस मॉन को, यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, कॉन्वेक्स दिखेगा। और इधर जाएंगे तो कॉनकेव दिखेगा, ऐसे गुफा टाइप का दिखेगा। कितना पार्ट, 2/3, कहाँ से, मीडियल से। कैसा दिखेगा, फिर से बोल रहे हैं कॉन्वेक्स। और लेटरल साइड जाते 1/3 कैसा दिख जाएगा इसका, कॉनकेव दिख जाएगा। तो ये रहा स्टेरनम का कुछ बातें। अब आते हैं इसके इन्फेरियर सरफेस पे एक खास प्रकार का ग्रुप पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप कहते हैं, जो 1/3 जो होता है वो मिडिल रीजन पे होता है, 1/3 मिडिल कॉनकेव के पास होता है। यानी इन्फेरियर साइड, जब बॉन के पीछे देखेंगे ना तो इन्फेरियर सरफेस पे ग्रुप दिखेगा, वो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप गया रहता है। ग्रुप के बारे में तो आप अच्छे से पढ़े होंगे, एंथर में कैसे ग्रुप नीचे की ओर जाता है ना ऐसे करके। एंथर के बारे में आप जब पढ़े होंगे, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के एंथर से हम ग्रुप के बारे में आपको समझा रहे हैं। तो उसी तरह इसके इन्फेरियर साइड पे ग्रुप जाता है। ये सारी बातें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आपके सामने अगर क्लेविकल को रख दिया जाए तो आप खुद ब खुद उसे रिजेंबल कर सको कि ये इसका इन्फेरियर साइड है या सुपेरियर साइड है, ये लेफ्ट साइड का है या राइट साइड का है, ये मीडियल रीजन पे है या इस रीजन पे है। तो ये सारे एपीरियंस वाली बातें जो है वो आपको, फीचर्स जो है किसी भी बॉन्स के बारे में आपको जाननी चाहिए। तो इसका इन्फेरियर साइड पे ग्रुप पाया जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। कुछ इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे आप देखो 4 क्वाड्रिलेटरल की तरह है, और ये वाला पार्ट जो आपका फ्लैटेड वाला पार्ट दिख रहा है, ये आपका ये फ्लैटेड वाला पार्ट हो गया, जो आपको किधर, जो आपको स्लाइटली लेटरल साइड पे होता है। तो मीडियल साइड के 1/3 वाला पार्ट कैसा होता है, जैसे 1/3 वाला कॉनकेव होता है। जैसे देखो यहाँ से केव के कॉन्वेक्स होता है, देखो यहाँ से जो 2/3 पार्ट्स होता है, यहाँ से जो 2/3 पार्ट होता है, 2/3 पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, 2/3 पार्ट जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, देखो कॉन्वेक्स, इधर से लाइट आता है, कॉन्वेक्स शेप दिख रहा है ना ऐसे करके। और जो यहाँ से 1/3 पार्ट दिखता है लेटरल साइड का 1/3 पार्ट जो दिखता है वो कैसा है, कॉनकेव है। देखो खुद देखो ऐसे करके, केव गुफा टाइप का है, तो कॉनकेव ऐसे ना मिरर बनता है, तो कॉनकेव हो गया। तो 1/3 पार्ट कैसा है, कॉनकेव है। और यहाँ पे 2/3 कैसा है, कॉन्वेक्स है मीडियल साइड पे। तो समझ में आया, ये क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे जा कर के क्या होता गया, फ्लैटेड होते हुए चला गया है। और इसको जब हम पलटेंगे ना, जब इसको हम पलट देंगे दूसरे छोर पे, तो पलटने पे हमको लॉन्गिट्यूडिनली यहाँ पे क्या दिखेगा, ग्रूव दिखेगा हमको ऐसे करके, जब इसको पलटेंगे। यानी ये अभी ऊपर वाला पार्ट है तो नहीं दिख रहा है, इसको जब हम पलट देंगे ये इधर चले जाएगा, तो यहाँ पे हमको कैसा दिखेगा, लॉन्गिट्यूडिनली ग्रूव दिखेगा। तो एक एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि ओनली लॉन्ग बॉन दैट लाई हॉरिजॉन्टली, यही एक ऐसा लॉन्ग बॉन है जो हॉरिजॉन्टली लाई करता है। आप देख लो ना, आप फीमर को देखोगे, फीमर कैसा होता है, सीधा सीधी होता है ना, ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला, रेडियस, अल्ना, सभी सीधा सीधी बॉन होता है, यानी वर्टिकली एलाइ रहते हैं। लेकिन क्लेविकल एक ऐसा बॉन है जो आपको कैसा दिखेगा, लॉन्गिट्यूडिनली दिखेगा, आपको कुछ इस तरीके से एलाइ करता हुआ दिखेगा। कौन, क्लेविकल। उसके बाद एक होता है ना कि ये बॉडी वेट, मान के चलो आप अपने हाथों पे, अपने हाथ से अपने क्या कहते हैं, किसी वेट को पकड़े हो, किसी बाल्टी को पकड़े हो, तो वेट पकड़े हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, तो यहाँ से जो वेट ट्रांसमिशन होता है, देखो कि अगर मान के चलो कि आप अपने हाथ में अगर कोई वेट गेन करते हैं, वेट उठाते हैं, तो वो वेट ट्रांसमिशन कैसे होता है स्टेरनम तक, ये यहाँ पे एक खास प्रकार का लिगामेंट होता है यहाँ शोल्डर के पास, जो ह्यूमरस होता है, और ये क्लेविकल से होते हुए स्टेरनम तक वेट का ट्रांसमिशन होता है। और एक खास प्रकार का लिगामेंट होता है जिसका हम नाम होता है कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट जो होता है, इसी लिगामेंट के थ्रू वेट का ट्रांसमिशन क्लेविकल से होते हुए कहाँ तक जाता है, स्टेरनम तक जाता है। ठीक है, क्लेविकल के बारे में जो बी डी चौरसिया जी के बुक में लिखा गया है कि ये एक सब क्यूटेनियस थ्रू आउट होता है। क्लेविकल जो होता है
वो सब क्यूटेनियस, क्यूटेनियस मतलब स्किन, स्किन के अंदर रहता है। एक्चुअली हड्डी जो होता है ना मसल्स से घिरा होता है, पर ये वाला हड्डी ना स्किन के नीचे होता है, दैट इज़ द सब क्यूटेनियस थ्रू आउट होता है। और इसमें कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होता है। जब हम बोन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात किए थे तो उसमें बताए थे आपको कॉर्टेक्स और मेडुलरी कैविटी के बारे में। तो एक ऐसा लॉन्ग बोन होता है क्लेविकल जिसमें कोई मेडुलरी कैविटी नहीं पाया जाता है, और इसका फॉर्मेशन मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से होता है। देखो, बॉन फॉर्मेशन का नाम होता है ऑसिफिकेशन, यानी बॉन फॉर्मेशन को दूसरा नाम क्या होता है? ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन बॉन फॉर्मेशन होता है। आपको पता होगा कि गैस्ट्रेशन पीरियड जब यूटेरस में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट के दौरान वहाँ पे बहुत सारे हाइलाइन कार्टिलेज और वहाँ पे बहुत सारे फाइब्रस टिश्यूज़ पाए जाते हैं। वो फाइब्रस टिश्यू ऑसिफाई होकर के बॉन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं, जो वर्म यानी जो गैस्ट्रेशन से पीरियड से लेकर के 21-22 साल तक चलते रहता है लगातार। तो इसमें क्या होता है कि जो वहाँ पे बोन सेल्स होते हैं 3 तरह के, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, यस, ऑस्टियोसिस्ट, और एक आता है ऑस्टियोक्लास्ट। 3 तरह के सेल होते हैं। तो तीनों बॉन, 2 जो होते हैं वो बॉन फॉर्मिंग सेल होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो इमैच्योर बॉन फॉर्मिंग सेल होते हैं। फिर ऑस्टियोसिस्ट जो आता है वो बॉन फॉर्मिंग में आता है। और लास्ट जो होता है ऑस्टियोक्लास्ट, वो क्या होता है? बॉन ब्रेकिंग में आता है। आप जब रीमॉडलिंग जब पढ़ा रहे थे तो रीमॉडलिंग में आपने एक बात को जाना था कि ऑस्टियोक्लास्ट जो होता था वो बॉन के ओल्ड बॉन टिश्यू को डैमेज करता, तोड़ करके रिमूव करता था, ब्रेक करता था उसको। और जब ब्रेक करता था तो ब्रेक करने के दौरान जो कैल्शियम आयन को बॉन स्टोर करता था उसको ब्लड में ला देता था। इसलिए तो एक हार्मोन था जिसका नाम था कैल्सिटोनिन, वो क्या करता था? ऑस्टियोक्लास्ट के वर्क को अपोज करता था। ऑस्टियोक्लास्ट के वर्क को अपोज करता था क्योंकि कैल्सिटोनिन चाहता है कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम रखा जाए, हाइपोकैल्सेमिक लेवल रखा जाए। और अगर लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट का एक्शन था कि हम बॉन को तोड़ें, और अगर बॉन टूटेगा तो कैल्शियम आ जाएगा ब्लड में, तो कैल्सिटोनिन उसके वर्क को अपोज करता था ऑस्टियोक्लास्ट का। तो बस हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि क्या तीनों का वर्क था। तो मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन क्या होता है ना कि 2 तरीके से, जब गैस्ट्रेशन पीरियड में हाइलाइन कार्टिलेज से अगर बॉन का फॉर्मेशन होता है तो इंड्रोकॉन्ड्रियस ऑसिफिकेशन कहलाता है। इंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, क्योंकि कॉन्ड्रियल टर्म कार्टिलेज से लिया गया है। तो गैस्ट्रेशन पीरियड में अगर, सुनो फिर से हम कह रहे हैं आपको, गैस्ट्रेशन पीरियड में अगर हाइलाइन कार्टिलेज से ऑसिफिकेशन होता है तो इसको कहते हैं हम इंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। 2 तरीके का ऑसिफिकेशन था, एक इंडोकॉन्ड्रियल और दूसरा इंट्रामेम्ब्रेनस यानी मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में कॉन्ड्रिया से नहीं, किससे होगा? फाइब्रस टिश्यू से होगा। तो वैसा ऑसिफिकेशन कहलाता है मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। और मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन का एग्जांपल क्लेविकल्स है, और क्लेविकल के साथ साथ हमारे स्कल बोन है, फेशियल बोन है, ये सभी क्या होते हैं? मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इसलिए हम क्लेविकल के कुछ फंक्शंस को देख लें। तो क्लेविकल जो होता है ना वो मोबाइल स्ट्रट की तरह काम करता है। मोबाइल स्ट्रट का क्या मतलब हुआ कि क्लेविकल जो होता है ना वो क्या करता है, जो आर्म होता है, फ्री आर्म, उसको शोल्डर से ज्वाइंट करके, यानी शोल्डर जो मेरा कंधा होता है आर्म वाला, उसको स्टेरनम से जोड़ करके मोबाइल स्ट्रेट का मतलब फ्रीली मूव कर सके, इस तरीके से बनाता है। इसलिए इसका क्या काम हो गया कि ये मोबाइल स्ट्रेट की तरह काम करता है। आपको समझ में आना चाहिए कि मेरा हाथ फ्रीली मूव कर सके, इसलिए क्लेविकल मेरे शोल्डर को, मेरे हाथों को स्टेरनम से जोड़ने का काम करता है। दूसरा, ये ड्रूपिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ द शोल्डर, यानी एक शोल्डर में एक आता है, एक सिंड्रोम आता है, DPP शायद आता है, जिसमें ड्रूपिंग शोल्डर में कुछ को लेके आता है। उसमें जो ब्रैंकियल प्लेक्सस होता है उसमें इंजरी के कारण हो जाता है, तो उसको भी प्रिवेंट करता है हमारा क्लेविकल। और आर्म को अवे फ्रॉम ट्रंक जो मेरा पेट वाला हिस्सा होता है, जब हम खड़े होते हैं तो थोड़ा दूर रहते हैं, ऐसे थोड़ा ना चिपक जाता है पूरा हाथ, थोड़ा दूर रहता है, तो ट्रंक से अपने हाथ को थोड़ा दूर रखने में मदद करता है। एंड ट्रांसमिट द अपर लिम्स टू द ट्रंक थ्रू द कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट। तो कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट जो होता है, कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट जो होता है,
यहाँ पे आपको बता चुके थे कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट के बारे में कि वेट को ट्रांसमिट करता है ना, वेट को ट्रांसमिट यहाँ पे खास प्रकार का लिगामेंट होता है जो क्लेविकल से जुड़ा होता है, इसको कहते हैं कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, जो वेट ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। ठीक है। और लास्टली हेल्प मूवमेंट ऑफ आर्म अबव द शोल्डर, तो आर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है शोल्डर के ऊपर। तो ये इसका पूरा फंक्शन आपको क्लेविकल का हो गया। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लेविकल्स को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्लेविकल क्या था? पेक्टोरल गर्डल का पार्ट होता था, स्टेरनम से इस तरीके से जुड़ा होता था कि वो स्टेरनम से जुड़ा होता था और पहले रिब से जुड़ा होता था, उधर शोल्डर जॉइंट से जुड़ा होता था। क्लेविकल को कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। उसके बाद इसका लेटरल साइड फ्लैटेड होता है, मीडियल साइड लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल होता है और ये 1/3 का बनाता है। इधर लेटरल साइड जो मीडियल साइड होता है वो कॉन्वेक्स होता है और जो लास्ट में लेटरल साइड होता है वो कॉनकेव होता है। ये ऐसा बॉन होता है जो केवल हॉरिजॉन्टली जुड़ा होता है और कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट के थ्रू वेट का ट्रांसमिशन होता है। ये सब क्यूटेनियस होता है, कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होता है इनके बीच, और ये मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से बनता है, यानी फाइब्रस टिश्यू से ऑसिफाई होकर के क्लेविकल का निर्माण होता है। ये मोबाइल स्ट्रेट ड्रॉपिंग ऑफ द शोल्डर और क्या कहते हैं, शोल्डर को, आर्म को ट्रंक से दूर रखने में मदद करता है। और कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट के थ्रू बॉडी का ट्रांसमिशन होता है और मूवमेंट अबव द शोल्डर करने का भी काम करता है। तो इस तरीके से हमने ये क्लेविकल को ख़त्म कर लिया। ठीक है, जय हिंद। तो अपने सिलेबस का हम लोग ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिए, क्लेविकल हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्कैपुला से देखेंगे और ऐसे ही एक एक पॉइंट को लेते हुए मेरे फर्दर वीडियो में सारे चीज़ को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।